Hello students. In the last class we have studied about Faraday's law and Lenz's law, and we have learned that Lenz's law follows conservation of energy. The work done, the mechanical work done against the force of attraction or repulsion gets converted into electrical energy. This is about electromagnetic induction. Okay. Now today we will study about motional EMF. Motional EMF. Consider a rectangular loop. Consider a rectangular loop PQRS. In this rectangular loop, one arm of the rectangle is movable. Suppose we have a frame. The name of the frame is PQRS, rectangular frame PQRS. In PQRS, the arm PQ is movable. We can slide the arm PQ over the arms PS and RQ. PQ को हम क्या कर सकते हैं, PS और RQ पर स्लाइड करा सकते हैं. इसको ऐसे पकड़कर अंदर और बाहर कर सकते हैं. ठीक है. और ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है ये रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. देखिए मैं यहाँ पर क्रॉस का साइन बना रहा हूँ. क्रॉस का मतलब क्या है? आपको एरो का टेल दिख रहा है. एरो का टेल दिखने का मतलब है एरो कहाँ जा रहा है? एरो कॉपी के अंदर जा रहा है. और कॉपी के अंदर जाने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. जा रहा This is the magnetic field pointing inwards into the plane of the paper, and we are moving the arm PQ towards left with a velocity v. We are moving the arm PQ towards left with velocity v. Now let the dimensions of this frame are L and X. Dimension of this frame are L and X. This side be L and this side is X. Now if the arm PQ is moved inwards, अगर हम इसको लेफ्ट साइड मूव करा रहे हैं तो x की जो डायमेंशन है, मतलब जो x साइड है, ये वाली जो साइड है x, इसकी डायमेंशन जो है कंटिन्यूसली बदल रही है, क्योंकि हम इसको छोटा करते जा रहे हैं. क्योंकि हम इसको अंदर लेके जा रहे हैं तो x की जो वैल्यू है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. इंड्यूस्ड EMF. अब अगर हम इसके फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, फ्लक्स को चेंज करने पर मैंने आपको बताया कि अगर जैसे ही किसी कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स के चेंज होते ही क्या होता है? फ्लक्स के चेंज होते ही EMF इंड्यूस हो रहा है. अब क्योंकि इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, लगातार इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो फ्रेम है ये लगातार अंदर की तरफ मूव कर रही है, तो अभी देखिए, अभी इसके अंदर से जैसे 1000 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है. जैसे ही थोड़ा अंदर जाएगा तो 1000 की जगह अब 900 पास होने लग जाएंगी, फिर 900 की जगह 800. इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कंटिन्यूसली चेंज हो रही है जब तक इसके पास वेलोसिटी है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक EMF इंड्यूस होगा. इंड्यूस EMF का फॉर्मूला क्या होता है? इंड्यूस EMF होता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इट इज माइनस d∅dt. इट इज माइनस d∅dt. व्हाट इज phi? Phi इज फ्लक्स.
फ्लक्स एसोसिएटेड विद द फ्रेम। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट ए और डी ए कॉस थीटा। हमारे केस में फ्लक्स का एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। फ्लक्स का एरिया नॉर्मल आपको देखना है, ये नॉर्मल अंदर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया? दोनों के बीच में एंगल हो गया 0। तो फाई क्या हो गया? फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। अब इंड्यूस ईएमएफ की बात करते हैं हम। इंड्यूस ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू माइनस डी। फाई की जगह हम लिखते हैं बी इंटू ए अपॉन डी टी। नाउ माइनस डी बाई डी टी। बी कॉन्स्टेंट है, बी चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं? हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और ये b को मैंने बाहर निकाल लिया। और एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ? एरिया को मैं लिख सकता हूँ L इंटू एक्स। एरिया को लिख सकता हूँ L इंटू एक्स। अब L साइड जो है फ्रेम की, वो भी चेंज हो रही है। चेंज कौन सी हो रही है? सिर्फ x वाली साइड चेंज हो रही है। तो मैंने L को भी कॉमन निकाल लिया b के साथ। अब अंदर क्या बचा? डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t। अब dx बाई dt चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो ये क्या बना? ये बना माइनस बी एल वी। किसका फॉर्मूला बना? ये माइनस बी एल वी, ये फॉर्मूला बना ईएमएफ का। ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस बी एल वी। व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वेलोसिटी इज इन डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है। और अगर मैग्नीट्यूड में बात करें तो ईएमएफ की वैल्यू क्या है? बी एल वी। मैग्नीट्यूड में बात करें तो क्या है? बी एल वी। अब बात आती है इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डायरेक्शन के लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। 10th क्लास में पढ़ा हुआ है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या कहता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहता है कि अगर आप अपने राइट हैंड की 4 फिंगर, दिस इज द 4 फिंगर, दिस इज द मिडिल फिंगर एंड दिस इज द थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच करें कि ये म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तीनों फिंगर्स देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इनके बीच में 90 बन रहा है, इसके और इसके बीच में 90 बन रहा है, और इसके और इसके बीच में 90 बन रहा है, तीनों के बीच में 90 बन रहा है। तो ये रूल ये कहता है कि अगर ये वाला जो मेरा 4 फिंगर है, 4 फिंगर अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, 4 फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और ये थंब जो है कंडक्टर के मोशन की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो मेरा जो मिडिल फिंगर है ये मुझे देगा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। मिडिल फिंगर क्या बताएगा? मिडिल फिंगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएगा। तो इस रेक्टेंगुलर लूप में हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को अप्लाई करने के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है? हमें 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करना है। 4 फिंगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट कर लिया इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। ये देखिए इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। और थंब को क्या करना है? थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में लाना है। अब हमें खोलना है अपने मिडिल फिंगर को। मिडिल फिंगर, ये मिडिल फिंगर कौन सी डायरेक्शन बता रहा है? मिडिल फिंगर ये बता रहा है डायरेक्शन P से Q की। मिडिल फिंगर कौन सी डायरेक्शन दे रहा है? ये डायरेक्शन दे रहा है P से Q की। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? लूप में करंट की डायरेक्शन हो जाएगी P से Q, Q से R और R से S। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? P से Q, Q से R और R से S। Therefore, the current in the loop flows from P, Q, R, S। और डायरेक्शन हमने कैसे निकाली? बाय यूजिंग वी गेट द डायरेक्शन यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल।
फ्रेमिंग्स लाइट हैंड रूल को यूज़ करके हमने इसकी डायरेक्शन निकाली। अब हम इसकी डायरेक्शन पर थोड़ा सा और बात करते हैं कि कैसे इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी का फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें कैसे फॉलो हो रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। तो डायरेक्शन पर हम थोड़ा सा और डिस्कशन हम करते हैं। इसके डायरेक्शन में देखिए मैंने ये रेक्टेंगुलर फ्रेम आपके लिए दोबारा बनाया है और अब हम क्या करते हैं, अब हम ये मान लेते हैं कि इस कंडक्टर में एक करंट फ्लो हो रहा है P से Q, क्योंकि अभी हमने पीछे डायरेक्शन निकाल के देखी थी तो डायरेक्शन क्या आ रही थी P से Q, Q से R, R से S, ठीक है, और S से वापस से P। ये करंट की डायरेक्शन है अलग अलग आर्म्स में। करंट जो है कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है। अब हम सिर्फ PQ आर्म की बात करते हैं और PQ आर्म में एक करंट फ्लो हो रही है। अभी भूल जाइए कि ये करंट जो है ये इंड्यूस करंट है, इंड्यूस करंट है, भूल जाइए। अभी हम ये मानते हैं कि ये अभी आपने इसको देखा रेक्टेंगुलर लूप पर, आपने देखा कि इसमें एक करंट फ्लो हो रही है P से Q। हालांकि हम देख चुके हैं ये जो P से Q करंट जो फ्लो हो रही है दैट इज इंड्यूस करंट, ठीक है, इसको हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और हम अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके देखते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने अप्लाई करके देखा। देखिए ये हमारा जो ये 4 फिंगर है ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड F इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। F क्या बताएगा, F फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। अब अगर ये कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, अगर ये देखिए पहले मैंने 4 फिंगर को क्या करा, 4 फिंगर को मैंने करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट किया, 4 फिंगर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट किया और मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में। तो मैंने देखा कि एक कंडक्टर जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है टुवर्ड्स राइट, कंडक्टर इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स टुवर्ड्स राइट, कंडक्टर इज एक्सपीरियंसिंग a force towards कंडक्टर इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स टुवर्ड्स राइट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही इसमें इंड्यूस करंट दौड़ने लगी, जैसे ही इसमें इंड्यूस करंट दौड़ने लगी किसमें, आर्म PQ में इंड्यूस करंट की वजह से ये कंडक्टर जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगा टुवर्ड्स राइट ड्यू टू इंड्यूस करंट। अब जब ये कंडक्टर दूर जाने लगा, देखिए लेंज लॉ में मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स में अगर कोई चेंज होता है, फ्लक्स में अगर कोई चेंज होता है तो इंड्यूस करंट ऐसे बनती है कि वो उसके कॉज को अपोज करे, ठीक है, वो उसके कॉज को अपोज करना चाहेगा। तो ये रेक्टेंगुलर फ्रेम कैसे अपोज करना चाहेगा, हम क्या कर रहे हैं, इसके एरिया को डिक्रीज कर रहे हैं। फ्लक्स का चेंज का रीज़न क्या है इसका, फ्लक्स में चेंज का रीज़न क्या है इसका, फ्लक्स में चेंज का रीज़न ये है कि डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द लूप, डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द लूप। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए कॉस थीटा। या तो थीटा को चेंज कर सकते हैं हम, या फिर एरिया को चेंज कर सकते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी एक को चेंज करने से क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। यहाँ पर PQ आर्म को स्लाइड कराने से एरिया जो है ये लगातार डिक्रीज हो रहा है, एरिया लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो ये PQRS क्या चाहेगा, ये अपनी इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से ये चाहेगा कि इसका एरिया डिक्रीज ना हो। एरिया डिक्रीज ना हो तो इसके लिए ये क्या करेगा, इसके लिए ये एक ऐसी करंट बनाएगा जिसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगे वो हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट हो, ठीक है। हम एरिया को डिक्रीज करना चाहते हैं तो ये खुद रेक्टेंगुलर फ्रेम क्या चाहता है, एरिया को इंक्रीज करना चाहता है। ये एरिया को अगर इंक्रीज करना चाहता है तो हमें क्या करना है, हमें इसके फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है। ये क्या चाहता है, ये चाहता है कि ये एरिया, ये आर्म जो है PQ इधर चला जाए, ये PQ आर्म इधर चला जाए। बट हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको अंदर की तरफ पुल कर रहे हैं, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कौन, आर्म PQ, किसकी वजह से, ड्यू टू इंड्यूस करंट। तो यहाँ पर मैं INT लिख रहा हूँ, फोर्स ड्यू टू इंड्यूस करंट बाहर की तरफ है और हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं अंदर की तरफ। अगर हम चाहते हैं कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, क्योंकि देखिए यहाँ पर फोर्स आ गया मतलब एक्सेलरेशन आ गया। अगर हम चाहते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं किसके अगेंस्ट, इस फोर्स के अगेंस्ट जो हम एक्सटर्नल फोर्स अंदर की तरफ लगा रहे हैं, यही जो फोर्स है, इसी फोर्स के अगेंस्ट जो ये फोर्स हम लगा रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क जो हम कर रहे हैं, वही वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें अपीयर हो रही है। यही
यही एक्सटर्नल वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें अपीयर हो रही है, या फिर ये कह लीजिए कि जो मैकेनिकल एनर्जी हम इसको दे रहे हैं वही मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें अपीयर हो रही है। तो यहाँ पर मैं इसको स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, द एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स, विच फोर्स? एफ इंड्यूस, इंड्यूस फोर्स। ये इंड्यूस एफ इंड्यूस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये फोर्स है इंड्यूस करंट की वजह से। द फोर्स ड्यू टू इंड्यूस करंट, द एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ड्यू टू इंड्यूस करंट अपीयर्स एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द रेक्टेंगुलर फ्रेम। और यही वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस रेक्टेंगुलर फ्रेम के अक्रॉस आ जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इस फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। फोर्स, दिस फोर्स ड्यू टू इंड्यूस करंट, इट इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू क्या होगा? F इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। याद कीजिए फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता था? ILB और I इंटू L क्रॉस B वेक्टर फॉर्म में हम लिखते हैं, और इसको मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा, वेयर साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द रॉड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है। लेंथ देखिए, इसकी लेंथ ऐसी है, या फिर ये लेंथ P से Q की हम बात करते हैं तो लेंथ इस तरह से है, और मैग्नेटिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। दिस इज लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, पेपर के प्लेन के अंदर इस तरह से। तो दोनों के बीच में एंगल क्या है? दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो साइन थीटा हेयर इज 90 डिग्री। तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा ILB। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि I कैसे हम निकालें? if R is the resistance, if R is the resistance of arm PQ, अगर R PQ के अक्रॉस रेजिस्टेंस है तो करंट I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? EMF अपॉन R, और EMF हमने कितना कैलकुलेट किया था? EMF हमने कैलकुलेट किया BLV अपॉन R। तो दिस इज द करंट। अगर ये करंट है तो फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स इज इक्वल्स टू I की जगह हम क्या पुट करते हैं? BLV अपॉन R पुट करते हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एज इट इज एंड B। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट इट इज B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। दिस इज द फोर्स। डायरेक्शन, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स राइट। और कॉज क्या है इस फोर्स का? इस फोर्स का कॉज है इंड्यूस करंट। ठीक है, अब हमने फोर्स निकाल लिया और हमने करंट निकाल ली। अब हम पावर निकालते हैं। पावर किस लिए? कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इस एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट हमने जो पावर, यहाँ पर हमने जो वर्क डन किया है, वर्क डन पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं? पावर। तो पावर डिलीवर्ड अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल फोर्स is given by force into velocity. Power delivered against this external force is given by force into velocity. Power delivered by external force. External force हम जो अप्लाई कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं? जो फोर्स इंड्यूस करंट की वजह से लग रहा था उसके अगेंस्ट हम ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल, ये जो फोर्स है इनटू वेलोसिटी। पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, फोर्स इनटू वेलोसिटी। और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ये किसके इक्वल होगा? द फोर्स वुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ड्यू टू इंड्यूस करंट। और इंड्यूस करंट की वजह से हमने फोर्स कितना निकाला था? तो आंसर है इंड्यूस करंट की वजह से हमने फोर्स निकाला है B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो पावर डिलीवर्ड कितना आ गया? पावर डिलीवर्ड आ गया B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। दिस इज द पावर डिलीवर्ड एंड द एनर्जी डिसिपिएटेड, energy dissipated in terms of heat
एनर्जी जो हीट की टर्म्स में लॉस हो जाएगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा I²RT। I²RT, I²RT। तो I² कितना है, I इज BL/V/R होल स्क्वायर इंटू R इंटू T। दिस इज B² L² V² और R² इंटू R इंटू T। तो इट वुड बी B² L² V² अपॉन R इंटू T। दिस इज द एनर्जी लॉस इन टर्म्स ऑफ हीट। ठीक है, तो अगर हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहेंगे इस PQRS का, तो कुछ इस तरह का बन जाएगा। PQRS में एक रेजिस्टेंस है और PQRS में एक EMF का सोर्स भी है जिसकी वजह से करंट आ रही है। तो दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S एंड दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म PQ। और ये जो EMF है, ये EMF क्यों बन रहा है, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से बन रहा है। कितना बन रहा है, ये EMF बन रहा है BLV। ठीक है, तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्रेम PQRS। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है मोशनल EMF इन अ रॉड विच इज रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास एक रॉड है और ये रॉड कुछ इस तरह से है कि हमने इसका एक एंड फिक्स कर रखा है, इसका एक एंड हमने फिक्स कर रखा है। और एक एंड अगर फिक्स कर दिया और दूसरे एंड पर अगर आप धक्का लगाओगे तो ये रॉड क्या है, रॉड ऐसे गोल गोल घूमेगी, जैसे घड़ी का कांटा घूमता है वैसे ही ये जो रॉड है ये एक सर्कुलर पाथ में घूमेगी। ठीक है, और एक सर्कुलर एरिया को स्वाइप करेगी। और ये जो रॉड है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। वापस से मैंने क्रॉस यूज किया। क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जा रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जा रही है। नाउ द EMF इंड्यूस, EMF का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, मैंने नहीं, फेराडे ने बताया था। एक्चुअली फेराडे ने बताया था चेंज इन द फ्लक्स पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में फ्लक्स में कितना चेंज होता है वही EMF है। एक सेकेंड में फ्लक्स में जितना चेंज होगा वही यूनिट EMF है। चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है, तो आंसर है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में एरिया कितना स्वाइप कर रहा है, ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में एरिया स्वाइप कर रहा है। ये एरिया स्वेप्ट बाय रॉड इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू पाई। अगर रॉड की लेंथ है स्मॉल l तो पाई L² एरिया ये एक रिवॉल्यूशन में स्वाइप कर रहा है। और टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन कितना है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कैपिटल T। तो चेंज इन द फ्लक्स एक रिवॉल्यूशन में चेंज इन द फ्लक्स कितना हुआ, तो आंसर है एक रिवॉल्यूशन में जितना एरिया बदला उतना ही फ्लक्स बदला। तो एरिया कितना बदला, तो आंसर है एरिया इसने एक रिवॉल्यूशन में कितना स्वाइप कर लिया, पाई L² स्वाइप कर लिया। तो फ्लक्स में भी कितना चेंज आ गया, फ्लक्स में भी आ गया है चेंज। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू एरिया। एरिया कितना बदला है, पाई L² से एरिया बदला है तो फ्लक्स भी कितना बदलेगा, फ्लक्स भी पाई L² ही बदलेगा। मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया B है और एरिया स्वेप्ट इज पाई L² एरिया स्वेप्ट अपॉन, अच्छा चेंज इन फ्लक्स नहीं होता EMF होता है, EMF होता है चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। तो इसको हमें टाइम से भी डिवाइड करना पड़ेगा।
कि 1 सेकंड में कितना चेंज हो रहा है। इसको एक चक्कर लगाने में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में, सॉरी रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में इसको अगर t टाइम लगता है तो 1 सेकंड में फ्लक्स में कितना चेंज होगा, दैट इज द टोटल चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब हमें ये गिवन है द एंगुलर वेलोसिटी, क्वेश्चन में गिवन था या फिर इस फॉर्म में ये गिवन है द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड। कितनी एंगुलर वेलोसिटी, रॉड की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और ओमेगा के बारे में आप क्या जानते हैं, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, टी इज टोटल टाइम टेकन। तो टाइम कितना होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, टाइम कितना हो गया 2 पाई अपॉन ओमेगा। अगर हम यहाँ पर टी को ओमेगा से रिप्लेस करते हैं तो ईएमएफ कितना हो जाएगा बी पाई एल स्क्वायर, टी को हम ओमेगा से रिप्लेस करते हैं, इट इज़ 2 पाई और ओमेगा ऊपर आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड rotating in the uniform magnetic field, formula for the EMF induced in the rod rotating in the uniform magnetic field। अगर हम यहाँ पर करंट की बात करेंगे तो करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू EMF अपॉन R, और EMF कितना है रॉड पर, EMF है हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन R। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द करंट। ये करंट के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्या एक्सप्रेशन है, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन R। ठीक है, और हीट डिसिपेटेड एनर्जी या फिर हीट डिसिपेटेड एनर्जी में लॉस कितना हुआ, हीट डिसिपेटेड इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, वेयर आर इज द कैपिटल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड, रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड। तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा 1/4 बी स्क्वायर एल रेज टू द पावर 4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू टी। हीट डिसिपेटेड हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इन टाइम, कितने टाइम में हीट डिसिपेटेड इन टाइम, स्मॉल टी। तो स्मॉल टी टाइम में हमने इसको स्मॉल टी से मल्टीप्लाई करा, आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा H इज इक्वल्स टू 1/4 बी स्क्वायर एल रेज टू द पावर 4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हीट। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं बिकॉज न्यूमेरिकल्स में ये पूछे जाते हैं, तो आपको ये फॉर्मूले टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मेथड्स ऑफ जनरेटिंग एंड इंड्यूस ईएमएफ, कि इंड्यूस ईएमएफ हमें कॉइल में कैसे जनरेट कर सकते हैं, कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। क्या क्या चेंज करके हम ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे बता दिया था कि फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है, और फ्लक्स होता है बी, ए और कॉस थीटा, मतलब 3 चीज़ें हमें चेंज करनी है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और ओरिएंटेशन। थीटा का मतलब एंगल, ओरिएंटेशन हमें बदलना है कॉइल का, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।